वैसा ही कुछ राष्ट्रपति का रोल है। यहाँ पे हम प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट भी कह रहे हैं। ये हमारे देश के हेड हैं, सबसे सर्वोच्च स्तर के व्यक्ति हैं, हेड ऑफ द स्टेट है। एक और चीज है कि सरकार का मुखिया हेड ऑफ द फॉर्मल एक्जीक्यूटिव अथॉरिटी, हमारी जो कार्यपालिका है इसके सर्वोच्च स्तर पर जो व्यक्ति है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होगा। सो ये हेड ऑफ द स्टेट और फॉर्मल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के हेड होंगे। अब इनसे जुड़े हुए हम कुछ आर्टिकल्स देखेंगे। जो फर्स्ट आर्टिकल प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ है वो आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। यहां पर हमारे राष्ट्रपति का एग्जिस्टेंस का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 में मिलता है। जो नेक्स्ट आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ है वो आर्टिकल 53, जो कहता है एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन पार्लियामेंट, एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन पार्लियामेंट एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफ प्रेसिडेंट। कार्यपालिका की शक्ति हमारी संसद में निहित है, जो कि राष्ट्रपति उसका मुखिया है। राष्ट्रपति खुद से या फिर अपने मंत्रियों से कोई भी काम को करवाएंगे। ये जो एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर का, एक्जीक्यूटिव पावर का, कौन? प्रेसिडेंट। ये तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जो कि हमें यूनियन टेरिटरीज में दिखता है, और इनडायरेक्टली भी थ्रू सबऑर्डिनेट्स से भी करवा सकते हैं। सारे मंत्रीगण, सारे अधिकारीगण, सारे जितने भी मंत्री होते हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ये सभी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। इनके थ्रू भी प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को एक्सक्यूट कर सकता है। तो ये हमें आर्टिकल 53 में मिलता है। आर्टिकल 54 एंड 55 प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। पहली चीज है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब इलेक्शंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या चीज है? डायरेक्ट इलेक्शंस वे इलेक्शंस जिनमें देश की जो जनता है, पॉपुलेशन है, सिटीजन्स हैं, वो वोट कर रहे होते हैं, उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। जैसे गांव में सरपंच या प्रधान बनाने के लिए गांव में उस गांव के जो रहवासी हैं, नागरिक हैं 18 साल से बड़े, वो वोट करके अपना प्रधान या सरपंच चुनते हैं, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। यहां पर कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एमएलए का जब चुनाव होता है, विधानसभा के सदस्य का, तो वहां पे भी हमारे नागरिक सीधा वोट करते हैं उस कैंडिडेट को, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। इवन आम चुनाव में हमारे जब एमपी चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं लोकसभा के लिए, वहां पे भी जो लोग हैं, नागरिक हैं, डायरेक्ट चुनाव करके अपना सांसद चुनते हैं, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस वह चीज है जहां पे लोग चुनाव नहीं देते हैं, लोग चुनाव में भागीदारी या वोट नहीं देते हैं। फिर कौन वोट करता है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जैसे एमएलए, विधायक, या एमपी, सांसद, हमारे चुने हुए सांसद या विधायक वोट करते हैं। तो इस ऐसे इलेक्शंस को इनडायरेक्ट कहते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। वहां पे लोग वोटिंग नहीं कर रहे होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वोटिंग कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। यहां पे 56 आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में चर्चा करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल मींस कितने साल तक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जाने के बाद रहेंगे। सबकी एक समय सीमा तय की गई है संविधान में, कौन व्यक्ति कब तक रहेगा। एक बार कोई भी व्यक्ति का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो 5 साल के लिए ऑफिस में रह सकते हैं। अगर वो नहीं निकाले जाएं तो निकाले जाने की जो प्रक्रिया है वो उसको इम्पीचमेंट कहते हैं, वो भी हम देखेंगे, रिमूवल की प्रक्रिया। बट सामान्यतः 5 साल के लिए कोई भी राष्ट्रपति अपने ऑफिस में रह सकते हैं। देन आर्टिकल 60 आता है इनसे रिलेटेड, जो कि ऑथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति बनने के बाद में, चुनाव जीतने के बाद में हर एक व्यक्ति को शपथ लेनी होती है, जैसे कि वैसे ही राष्ट्रपति भी शपथ लेते हैं संविधान की। सभी को संविधान की ऑथ एंड अफर्मेशन लेनी होती है। अगर हम बात करें इनकी ओथ को करवाने वाले जो व्यक्ति हैं, क्योंकि जब भी आप शपथ लेने जाते हो
तो आपसे बराबर या इक्वल या फिर हायर अथॉरिटी के सामने आप शपथ लेते हो। अब राष्ट्रपति से हायर अथॉरिटी भारत में लगभग कोई भी नहीं है। सो इनकी ओथ करवाने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये इनकी ओथ एंड अफर्मेशन करवाएंगे। आर्टिकल 60, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट रहते हैं किसी कारण से, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज के सामने ये ऑथ एंड अफर्मेशन होती है। 61 में अगर होता है, यहां पे प्रेसिडेंट को रिमूव करने की, 5 साल से पहले अगर किसी राष्ट्रपति को अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको इंपीचमेंट प्रोसीजर कहते हैं, जो कि आर्टिकल 61 में हमें दिखाई देती है। आर्टिकल 61 जहां पे हमें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के विषय में विस्तार से बताया गया है। इंपीचमेंट प्रोसीजर, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, वहां पे जो लिखा गया है आर्टिकल 61 में, वो लिखा है फॉर द वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन करने पे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसकी पूरी प्रोसेस जो है प्रोसीजर 61 में लिखी गई है। अब हम 72 में आते हैं। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष शक्तियां हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा जो न्यायपालिका, जैसे हमने देखा है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी किसी व्यक्ति को जो है ऑफेंडर घोषित करती है, उसको सजा देती है, देन उस सजा को फाइनल सजा माना जाता है। कुछ कुछ केसेस में हमारी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में जो व्यक्ति है जिसको सजा मिली है, वो अगर राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना, जिसे पार्डनिंग पावर कहते हैं, राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति रखता है। इसी को आर्टिकल 72 में बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन सी पावर्स हैं राष्ट्रपति के पास। वहां पे पर्डन है, पूरा ही तरीके से किसी व्यक्ति को पूरी ही सजा माफ कर देना। कम्यूटेशन है, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइव, ये 4-5 प्रकार की जो है क्षमा याचनाएं राष्ट्रपति प्रदान कर सकता है। इनको हम किसी दूसरी वीडियो में विस्तार से देखेंगे। आर्टिकल 74 जो कि कहता है हमारा राष्ट्रपति की सलाह मशवरे के लिए, एडवाइस के लिए, एड एंड एडवाइस के लिए मंत्री परिषद रखा जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट की सलाह के लिए रहेगा। प्रेसिडेंट को सलाह देंगे और प्रेसिडेंट वहां पे डिसीजन ले रहे होंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस के लिए होंगे प्रेसिडेंट की, और जो सलाह देंगे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सलाह मानने के लिए हमारे राष्ट्रपति बाध्य होंगे, बाइंडिंग होंगे। वो सलाह राष्ट्रपति को माननी ही होगी। ये 44th अमेंडमेंट 1978 में ये चीज ऐड करी गई है कि राष्ट्रपति उस सलाह को मानने को बाध्य होंगे। ये 44th अमेंडमेंट 1978 में ऐड किया गया है। सो आर्टिकल 74 जो कहता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू प्रोवाइड एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एंड दिस एड एंड एडवाइस is binding to the president. This is added in article 40 amendment 44 of the Indian Constitution.